Hello everyone, welcome to this channel, LIS Mind Map. Today's topic is Subject Classification Scheme. आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे क्लासिफिकेशन स्कीम पर जिसे जेडी ब्राउन ने दिया है। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का क्लासिफिकेशन स्कीम है जिस तरह से हम लोगों ने अन्य पूर्व के वीडियो में देखा है, जैसे DDC, UDC, expansive classification scheme and so on। तो नाउ आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पर। आज का जो यह क्लासिफिकेशन स्कीम है जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। एक्चुअली इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड अदर लाइब्रेरी मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू दियर सब्जेक्ट कंटेंट। सिंपल सा है कि कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम होगा तो उसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ बुक्स के लिए ही होगा, लेकिन यह हमें जानना है कि आखिर इसमें क्या डिफरेंट है अन्य क्लासिफिकेशन स्कीम से, क्यों महत्वपूर्ण ये हमारे लिए हो जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कैसे हमारे लिए अहम बनेगा। फिलहाल हम लोग यह पहले जाने कि जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है, विषय वर्गीकरण योजना का अर्थ जैसा बताया जा रहा है कि पुस्तकों और अन्य पुस्तकालय सामग्री। अब अन्य पुस्तकालय सामग्री का मतलब हमारा पर यहाँ पर क्या है, ई कंटेंट से भी है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट से भी है। तो डॉक्यूमेंट भी जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, हम लोग उसे भी क्लासिफाई करते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी हैं जहां पर डिजिटल एसेट्स को भी वो क्या करते हैं कि क्लासिफाई करके अरेंज करते हैं ताकि इजिली उसे एक्सेस कर लिया जा सके। आप दूरदर्शन की लाइब्रेरी में देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ऑडियोज वीडियोज के लिए हमारे डिजिटल एसेट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे अन्य बहुत सारे ऐसे जो आजकल हाईटेक और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूशन है वहां पर भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो विषय वस्तु के आधार पर वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से रखना ही ये हमारा क्या है कि सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है। इस क्लासिफिकेशन स्कीम को जेडी ब्राउन, जो ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सबसे पहले। तो अब ये समझ में बात आई कि इसे डेवलप किसने किया था, जेडी ब्राउन ने। कब किया इस स्कीम का, क्लासिफिकेशन स्कीम का? 1906 में, यानी 1906 में। इट वॉज डिजाइंड मेनली फॉर द स्मॉल एंड मीडियम पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बन जाता है यह कि यह जो है स्मॉल एंड मीडियम पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, बट इसमें भी हमें ये ख्याल रखना है कि यह पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए इसे नहीं किया गया था। तब ये किस तरह की लाइब्रेरी के लिए? ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। अब स्पेशल लाइब्रेरी के लिए नहीं था ये, या फिर स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी के लिए यह नहीं था। तो ये किस तरह की लाइब्रेरी? मीडियम एंड स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या है। इट वॉज एन न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम। जैसा कि हम सभी लोग पूर्व में भी देखे हैं कि न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन, इस पर काफी हम लोगों ने डिस्कस किया है, चर्चा किया कि न्यूमरेटिव हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। सिंप्लिसिटी एंड प्रैक्टिकली जो है वेयर द मेन एम, इसका जो है ना बड़ा सिंप्लिसिटी, कि जितना अधिक सिंपल तरीके से, साधारणतः यह क्या हो, ये आसानी से जिसमें हम अपने नॉलेज को जो है वो डिवीजन कर सकें और उस डिविजन्स को हम क्लासिफाई यानी विभिन्न वर्गों में हम इसे बांट सकें। तो ये बड़ा सिंपल आइडियाज और तरीका जिसे हम देखेंगे आगे भी अभी। Now, subjects were arranged in logical order of knowledge। ये जो है सब्जेक्ट इसमें जो है, और सब्जेक्ट कैसे हम लोग निकाल लेते हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइटल से हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को निकालते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट
के, है ना, सब से हम सब्जेक्ट को जैसे निकालते हैं, रंगनाथन ने कहा ना कि ट्रांसलेट कर देते हैं उस टाइटल को हम लोग नेचुरल टू आर्टिफिशियल में, देन इट बिकम्स द, हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से ये लॉजिकल अरेंजमेंट हमें करना है नॉलेज का, यानी सब्जेक्ट का, तो ये हमारा अरेंजमेंट इसमें किया गया है। इस बातों को जेडी ब्राउन साहब ने बताया। इट फॉलोड अ डायरेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज। अब ये ऐसा फॉलो करता है डायरेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसी सब्जेक्ट को, तो यह इसके फीचर्स हो गए। इट वॉज स्पेशली सुइटेबल फॉर स्मॉल लाइब्रेरी, हम लोगों ने पहले ही देखा, ये रिपीटेशन ऑफ द ये कर सकते हैं। वेयर complex scheme like DDC और CC were difficult to apply, यानी कि ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स एंड क्या था हमारा स्कीम TDC और CC है ना, डिफिकल्ट टू अप्लाई, तो यानी इसमें बड़ा ही है ना सिंपल, है ना, सिंपलिसिटी है और सिंपल तरीके से इसे क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ठीक है, आगे अब इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग चलते हैं, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। देखिए, जेडी ब्राउन डिवाइडेड द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इनटू 5 मेन क्लास। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पर कि 5 मेन क्लास में, 5 जो है ना मेन क्लास है, इन्होंने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को क्या किया, डिवाइड किया है। अब डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में 10 में बांटा गया था, यहाँ क्या है 5 मेन क्लासेस में। अब अनलाइकली डीवी 10 क्लासेस ये बिल्कुल दिया गया है। कॉलम क्लासिफिकेशन जो है ये 7 फेसेट्स में बताया गया है, नॉलेज को फेसेट्स में बांटा है। तो ये अब फेसेट्स अलग चीज है, यहाँ पर फेसेट्स का मतलब क्या हो गया, PMEST की बात कर रहा है ना, ये हमारा जो है फंडामेंटल कैटेगरीज है, उसके अकॉर्डिंग ये फिर क्या किया गया है। और फिर इसमें फंडामेंटल कैटेगरीज के अलावा भी हमारे क्या हो गया कि डिफरेंट फैसेट्स हैं, उन फॉर्मूला को क्या कर दिया गया, इसमें शामिल किया गया। बेस हमारा क्या था कॉलम क्लासिफिकेशन में 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, और उसके आधार पे कॉलम क्लासिफिकेशन को 7 फैसेट्स में क्या किया गया, बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यह जो हमारा है जेडी ब्राउन का, वो कहा गया कि 5 मेन क्लास वो कौन सा था। शुरू में जब इस जेडी ब्राउन ने इसे डेवलप किया, तो ये डेवलप करने में क्या हुआ कि इन बातों को, है ना, यानी कि पहला जो था वो जेनरलिया, पहला जो मेन क्लास उसमें था किसे रखा गया, वो हमारा था जेनरलिया। उसके बाद दूसरा रखा गया फिलॉसफी एंड रिलीजन्स को, तीसरा सोशल साइंसेज में, चौथा आपका नेचुरल साइंस एंड यूजफुल आर्ट्स, पांचवा जो था वो फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर। अब बताइए यहाँ पर ये क्या सारे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं या यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में है, क्या इन सभी को ये कंप्लीट पूर्ण कर लेता है? ठीक है, कर लेता है, लेकिन फिर देखें कंप्यूटर साइंस हमारा छूटता है और भी डिफरेंट साइंस हमारे छूटते हैं, या इस तरह के बाद में क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट होता है। जब इवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट होता है तो स्वाभाविक क्या होगा कि वो मतलब कि हमें इसमें भी इवोल्यूशन करना होगा, यानी डेवलपमेंट करना होगा। अब यहाँ पर इन चीजों को डेवलप करने के लिए चलिए देखते हैं कि ये डिफरेंट नोटेशंस, पहले क्या करते हैं कि इसमें डिफरेंट नोटेशंस को, अब ये डिफरेंट नोटेशंस हमारे क्या हैं, ये बाद में देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि बाद में ये क्या होता है कि फिर इसमें सब डिविजन्स में ही इंक्लूड करते चले गए जेडी ब्राउन साहब ने। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके नोटेशंस को हम लोग देखते हैं। तो नोटेशंस में क्या हुआ कि ब्राउन यूज्ड मिक्स्ड नोटेशन सिस्टम। इसे कैसा बनाया जेडी ब्राउन महोदय ने, कहा कि रोमन कैपिटल A to Z तक हर मेन क्लासेज को यूज किया गया, यानी कि ये बाद में फिर हमारा क्या हुआ कि इसे यूज किया गया।
अरेबिक नंबर्स को भी यूज किया इसमें 1 2 3 फॉर सब डिविजन्स के लिए, किसके लिए, सब डिविजन्स के लिए। और जो 7 हमारे मेन क्लास थे उसके लिए ए बी सी का प्रयोग किया गया। फिर इसमें जो नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स हैं, आउटलाइंस हैं, वो स्मॉल लेटर्स को भी, यानी कि ए बी सी, स्मॉल ए बी एंड सी फॉर फर्दर डिविजन्स के लिए, यानी मेन क्लासेस में जो हमारे आ गया उसे क्या किया गया, उसे भी डिवाइड किया गया, ठीक है। और उस डिविजन्स को किससे किया गया, ए बी सी से। The subject classification was published 2 main volumes। ये हमारे 2 मेन वॉल्यूम में क्या किए गए, प्रकाशित किए गए थे। पहला हमारा जो था शेड्यूल एंड इंडेक्स, यानी कंटेनिंग क्लासिफिकेशन स्कीम एंड अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला शेड्यूल एंड इंडेक्स था। शेड्यूल हम लोग समझते हैं और इंडेक्स हम लोग समझते हैं। तो इंडेक्स हमारा क्या होता है, जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होगा और सिस्टमेटिक होगा। शेड्यूल्स हमारा क्या होगा कि एक तरह से हमारा उसमें जो होता है ना कि जितने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम में कैसे हम लोगों ने क्या किया कि जो भी टर्म्स हैं या जो भी हमारे कुछ ऐसे मेन क्लासेस के सब डिविजन है उसे हम लोग शामिल किए हुए, उसमें हम लोग देखते हैं मेलविल डेविस ने जो किया, ठीक उसी तरह से इसमें भी शेड्यूल्स बनाए गए और इंडेक्सेस भी दिए गए। वहां रिलेटिव इंडेक्स है डीडीसी में, यहाँ पर इंडेक्स को किया गया। नाउ दूसरा है कि इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो इंट्रोडक्शन भी है और एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी है, एक्सप्लेनिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड एप्लीकेशंस, यानी किस किस प्रिंसिपल्स को ये कैसे हम उपयोग में लेंगे, इसके रूल्स क्या है, कौन से रूल्स को कहां लगा रहे। जैसे फैसेट हम लोग कॉलम क्लासिफिकेशन में डिफरेंट फैसेट्स को यूज किए हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या है कि रूल्स भी दिया गया है जेडी ब्राउन के द्वारा कि कैसे हमें उपयोग करना है। और कुछ एप्लीकेशंस भी यहाँ है, उन एप्लीकेशंस को भी हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यह इन सभी चीजों को ये बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स हमें क्या करने, पढ़ने हैं और जानने हैं, उनमें से इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक आइडियाज हमें मिल जाए, है ना, एक हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे। फर्स्ट वन इज दैट कि हु डेवलप्ड द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इन 1906, यानी 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम किसने विकसित की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये कहने वाली बात नहीं है, जेडी ब्राउन ने, इन्होंने क्या किया था, दिया है, अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। ये बात थोड़ी देर हो जाती है, कुछ दिन बीत जाते हैं तो भले ही हम लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अभी का ये आप बिल्कुल बता सकते हैं। और ये सामान्य क्वेश्चन भी है, शुरुआत तो ऐसा होना भी चाहिए। नाउ हाउ मेनी मेन क्लासेस वेयर इंक्लूडेड इन ब्राउन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब इसमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ब्राउन की विषय वर्गीकरण योजना में कितने मुख्य वर्ग शामिल थे। अब इसमें कितने थे, हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि ये 5 थे और सारे मुख्य वर्ग जो हैं वो कैसे हैं, कैपिटल ए बी सी से, है ना, इसी से अल्फाबेट से हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सब डिविजन हमारे क्या हो गए, 1 2 3 उसमें रोमन में दिया गया है। तो 5 हमारी क्या है, ये सब्जेक्ट के जो है मेन क्लास हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन क्लास ऑफ जेडी ब्राउन क्लासिफिकेशन। निम्न में से कौन सा जेडी ब्राउन के वर्गीकरण का मुख्य वर्ग नहीं है। तो कौन सा अब हमारा इसमें नहीं है, जेनरलिया नहीं है, कि फिलॉसफी एंड रियलिज्म नहीं है, कि एग्रीकल्चर नहीं है, कि फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पिछले जो ये हैं उसमें कौन कौन सा हमारा नहीं है।
यहाँ पर देखिए जनरलिया है, फिलोसफी एंड रिलीजन है, मेन क्लास की बात कर रहा है, ना कि सब डिवीजन की बात कर रहा है। सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंस है, यूजफुल आर्ट्स है एंड फाइन आर्ट्स लिटरेचर भी है। लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एग्रीकल्चर देखिए कहीं पर है, क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर जो है वो क्या मिलता है, यानी कि वो सब डिविजन्स में, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसमें, ये हमारा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आपका जो है मेन क्लास में, तो कौन मेन क्लास में नहीं है, तो इसका मतलब है फाइन एंड आर्ट्स तो है, फिलोसफी है, जनरलिया है, बट एग्रीकल्चर नहीं है। तो सो दैट दिस वन इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज नॉट, है ना, कम्स अंडर द नॉट, तो नॉट में इट मीन्स ये हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन इज दैट कि विच नोटेशन सिस्टम वाज यूज्ड इन जेडी ब्राउन स्कीम, तो अब जेडी ब्राउन की योजना में कौन सा अंकन प्रणाली प्रयुक्त हुआ है, कौन सा हुआ है, देखिए इसमें मिक्स्ड हुआ है, क्यों है, डेसिमल तो सिर्फ है नहीं, 1 2 3 है नहीं, एबीसीडी कोलन का सिर्फ नहीं है, यानी कि पेमेस्ट वाला वो भी नहीं है, प्योरली अल्फाबेट सिर्फ वो भी नहीं है, तो क्या है हमारा मिक्स्ड है, इसमें 1 2 3 भी है, कैपिटल ए बी सी भी है, स्मॉल हमारा क्या है ए बी सी भी है। तो ये हमारा क्या हो गया कि नोटेशन सिस्टम कैसा यूज किया गया, मिक्स्ड नोटेशन सिस्टम यूज किया गया। इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स वाज ब्राउन से सब्जेक्ट सिस्टम पब्लिश्ड, ब्राउन सब्जेक्ट सिस्टम में कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, अब कितने खंड में हुआ है, तो ये 2। अब यहां पर देख सकते हैं आप, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि 2 खंड में ये हुआ था। हमारा पहला क्या था कि शेड्यूल है, और दूसरा आपका क्या है इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपसे ये प्रश्न कर सकता है कि एक्सप्लेनेटरी नोट्स में या इंट्रोडक्शन नोट्स में क्या है, डिफाइन करें, तो ये प्रिंसिपल्स रूल्स एंड एप्लीकेशन है, ये दिमाग में हम लोगों को रखना है, क्या क्या है ये प्रिंसिपल्स रूल्स एंड एप्लीकेशन। और शेड्यूल एंड इंडेक्स में हमारा क्या है कि क्लासिफिकेशन स्कीम अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स है, तो इंपॉर्टेंट ये ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चंस को, है ना, कि इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या क्या है, तो रूल्स एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स। यहां पर अब हम लोग देख लेते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 खंडों में, यानी कि 2 हमारे क्या है कि वॉल्यूम्स में ये पब्लिश्ड हुए थे, ठीक है। फॉर व्हाट, नेक्स्ट है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज वाज ब्राउन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मेनली सुइटेबल, किस तरह का, क्या ये लार्ज के लिए है, नेशनल लाइब्रेरी के लिए है, या लार्ज एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए, स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरी के लिए, या स्पेशल रिसर्च लाइब्रेरी, तो रिसर्च लाइब्रेरी के लिए तो ये कहीं भी नहीं है, ये ऐसे गलत हो गया। दूसरी बात कि ये एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए नहीं है, तो लार्ज तो खत्म है ही, एकेडमिक नहीं बल्कि ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है, और नेशनल लाइब्रेरी की चर्चा ही नहीं की गई है, नेशनल लाइब्रेरी के लिए ये नहीं है, चूंकि बड़ी लाइब्रेरी हो जाती है, तो ये तीनों तो स्पष्ट है कि हमारा जवाब नहीं होगा, गलत होगा। कौन सा होगा, स्मॉल एंड मीडियम पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ये हमारा क्या होगा यूज होगा, क्योंकि जेडी ब्राउन ने शुरू में ही बताया कि ये हमारा क्या स्मॉल एंड मीडियम पब्लिक लाइब्रेरीज, और इस क्लासिफिकेशन स्कीम को सबसे पहले कहां पर ये, तो ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे, तो ये ब्रिटेन में ही इन्होंने क्या किया था, यूज किया था, तो ब्रिटेन में ये सर्वप्रथम यूज किया गया था, और वहीं की लाइब्रेरी के लिए ये वहां काफी प्रचलित में रहा। लेकिन अब्रॉड कंट्रीज ये बहुत अधिक कहते हैं ना कि वो सक्सेस नहीं, जैसे कि डीडीसी का पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉपुलर है, यूडीसी हमारी है ना उसके बाद पॉपुलर मानी जाती है, तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि हम लोगों ने इस जो हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम थे डिफरेंट, उस क्लासिफिकेशन स्कीम में यह भी एक शामिल था, और इसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।